चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे ही होइएगा। चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 9 में कि ल्यूसेंट का ही भाग लिए हैं। तो शुरू से मतलब हम बता रहे हैं ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है मैं शुरू से लेके अंत तक बताऊंगा, ठीक है। लेकिन सब पार्ट 9 वाइज करके, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को बीच में पॉज मत कीजिएगा और शुरू से लेके अंत तक देखिए, ताकि कुछ में आप लोग को समझ में आए, दिमाग में कुछ अटे, ताकि आप जब भी सरकारी नौकरी के लिए मतलब तैयारी करते हैं तो इसमें ज़रूर पढ़ लें। और सामान्य ज्ञान से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे हो गया एसएससी बीपीएससी, मतलब जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है वो इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप सामान्य ज्ञान को पूरा इस पार से उस पार कर दीजिए, ताकि जब भी एग्जाम में बैठे तो आप कंप्लीट पूरा फाइनल करके आइए, ठीक है। चलिए दोस्तों, उसी के हिसाब से आज का ये टॉपिक तो हम लोग चूज किए हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करके आगे की ओर। हाँ, एक बात और, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ठीक है। तो आपसे यही निवेदन है। चलिए बीच में पॉज मत कीजिएगा। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। आज का क्वेश्चन इस प्रकार होंगे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखते हैं, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि चोल कालीन विश्व प्रसिद्ध कांसी की बनी नटराज की मूर्ति किस मंदिर में स्थित है। तो कौन सी मूर्ति? तो नटराज की मूर्ति मंदिर कहाँ स्थित है, किस मंदिर में स्थित है? जो ये चोल कालीन विश्व प्रसिद्ध, मतलब जो विश्व प्रसिद्ध कांसे की बनी नटराज की मूर्ति जो है वह किस मंदिर में स्थित है। और आगे कह रहा है कि इस मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिदम्बरम मंदिर, यानी चिदम्बरम मंदिर जो है वह तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परांतक प्रथम ने, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु, क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत, हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत जिन राजपूत राजवंशों का उदय हुआ उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था। तो उसमें से सबसे जाने माने, सबसे अधिक जाने माने राजवंश कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था गुर्जर प्रतिहार। चलिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुर्जर प्रतिहार वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान व प्रतापी शासक कौन था। सबसे महान व प्रतापी शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिहिर भोज। 4 नंबर क्वेश्चन, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में आदिवराग की उपाधि धारण की। तो किसके शासन में, तो गुर्जर प्रतिहार के शासन को किस सम्मान में, तो विष्णु के सम्मान में किस चीज की उपाधि धारण की था, आदिवराग की। तो किसने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा मिहिर भोज। 5 नंबर क्वेश्चन, सम्राट की उपाधि धारण, सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वत्सराज, ठीक है। सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था। तो सबसे पहला शासक हो जाएगा वत्सराज, ठीक है। चले दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था। मतलब जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था वो मतलब अंतिम था, तो उसका गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशपाल। तो यशपाल ही गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम
शासक बना। ठीक है, अंतिम शासक था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। पाल शासन काल में क्या करा? पाल शासन काल में शासन के 2 प्रधान केंद्र कहाँ-कहाँ थे? जो प्रधान केंद्र था 2 प्रकार का, वो कहाँ-कहाँ थे पाल शासन काल में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर और पाटलिपुत्र में। यही दोनों जगह पर प्रधान केंद्र था। ठीक है, पाल शासन काल में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। पाल नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? जो पाल नरेश जी थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? क्वेश्चन समझिए कि पाल नरेश जी थे वह किस धर्म के अनुयायी थे? पाल नरेश जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म के। कौन धर्म के? बौद्ध धर्म के। 9 नंबर क्वेश्चन। पाल वंश के किन शासकों ने परम सौगात की उपाधि धारण की? इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल व देवपाल, यानी धर्मपाल और देवपाल। ठीक है, इसी दोनों ने ही पाल वंश के शासकों ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। इसी ने, धर्मपाल और देवपाल ने। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं कि किस पाल शासक को नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का श्रेय है? किस पाल शासक को नालंदा विश्वविद्यालय को मतलब दोबारा से जीवित करने का श्रेय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल को। यानी धर्मपाल को ही जो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में, वो उसको दोबारा जीवित करने का श्रेय मिला है धर्मपाल जी को। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर दीजिएगा आप देवपाल। यानी देवपाल को ही सबसे अधिक शक्तिशाली सबसे अधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है। कौन वंश का? तो पाल वंश का। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि पाल वंश का सबसे योग्य शासक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल को। क्या हो जाएगा? धर्मपाल को। तो धर्मपाल को ही सबसे योग्य शासक माना जाता है। तो किस वंश का सबसे अधिक योग्य शासक माना जाता है? धर्मपाल जी को। तो इसका इसका होगा पाल वंश का। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या करा? किस पाल शासक ने वर्तमान में यानी फिलहाल में मतलब हाल ही में किस पाल शासक ने हाल ही में या वर्तमान में भागलपुर के कहल गांव के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल। 14 नंबर क्वेश्चन। त्रिपक्षीय संघर्ष किस नगर पर कब्जा करने के लिए शुरू हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष यानी 3 पक्षीय संघर्ष किस नगर पर कब्जा करने के लिए शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज पर। कन्नौज नगर पर कब्जा करने के लिए शुरू हुआ था 3 पक्षीय संघर्ष ने। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि कलिंग के मेघवाहन क्या हो जाएगा? कलिंग के मेघवाहन या चेदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कलिंग के मेघवाहन या चेदी वंश का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महामेघवाहन को। क्या हो जाएगा इसका? महामेघवाहन को। इसको ही मेघवाहन या चेदी वंश का संस्थापक माना जाता है। कहाँ के? तो कलिंग के। ठीक है दोस्तों, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या कर रहा है? कलिंग के चेदी वंश का महान और एकमात्र उल्लेखनीय शासक कौन था? कलिंग के चेदी वंश का महान व एकमात्र उल्लेखनीय शासक कौन था? तो वो उल्लेखनीय शासक कौन था महान और एकमात्र का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खारवेल। खारवेल ही
महान और एकमात्र उल्लेखनीय शासक था। कहाँ के थे? कलिंग के। तो कौन सा वंश का? तो चेदी वंश का। चेदी वंश का ही महान और एकमात्र उल्लेखनीय शासक था खारवेल। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खारवेल के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? मतलब जो खारवेल जो है, उसके बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है, जो उससे पता चलेगा कि वह खारवेल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथी हाथी गुम्फा शिलालेख। कौन सा स्रोत हो जाएगा इसका? हाथी गुम्फा शिलालेख। एकमात्र यही है स्रोत जो खारवेल के बारे में जानकारी दे सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथी गुम्फा शिलालेख। चलिए दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है प्रथम महाकाव्य हिंदी भाषा का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासोन रासो को। ठीक है, इसी को हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पृथ्वीराज रासो का रचयिता, मतलब पृथ्वीराज रासो जी थे, वह इसकी रचयिता चंद बरदाई किस शासक का राजकवि था? जो रचयिता था चंद बरदाई, वह किस शासक का राजकवि था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध, जो युद्ध हुआ था तराइन का, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, मतलब जो तराइन का युद्ध हुआ था प्रथम युद्ध में, उसमें पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ था। और कब तथा किसके साथ हुई थी? मतलब जो तराइन का युद्ध हुआ था प्रथम युद्ध, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत हुए थे। उसमें मतलब कब तथा किसके साथ हुए? तो जो ये युद्ध हुआ था, कब हुआ था और किसके साथ हुआ था युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कब, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में। और हो जाएगा इसके साथ किसके साथ हुआ था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद गौरी के साथ 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और इसकी हार हुई थी मोहम्मद गौरी की। 21 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद उत्तर भारत में पहली बार मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ? मतलब कौन सा युद्ध था जो भारत में पहली बार मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ उत्तर भारत में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। मतलब जो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें भारत में पहली बार मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध में। चलिए दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखते हैं। 1192 ईस्वी में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुआ? मतलब विफल रहा, असफल रहा, मतलब पराजित हुए, मतलब उनकी हार हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध में। 1192 ईस्वी में जो तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए? मतलब उनका हारना पड़ा। ठीक है, किसके साथ? तो मोहम्मद गौरी के साथ। जो पहला तराइन के युद्ध में उनकी जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, और अ, तराइन की द्वितीय युद्ध में उनकी हार हो गई और मोहम्मद गौरी यानी अपोजिट हो गया। ठीक है, मतलब 1191 जो युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे, और 1192 ईस्वी में जो तराइन की द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी जी वो जीत गए। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए, मतलब हार गए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करें। चंद 23 नंबर क्वेश्चन क्या करें, चलिए देख लेते हैं। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक खजुराहो अभिलेख
जिसे कुरु प्रदेश के लिए झंझावात और गुर्जरों के लिए अग्नि के समान कहा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसको अग्नि के समान कहा गया? किस झंझावत और गुर्जरों के लिए अग्नि का समान कहा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशोवर्मन को। कहाँ का था चंदेल वंश शासक, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक। चले 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंदेल शासकों की सैनिक राजधानी कहाँ थी? चंदेल शासकों की सैनिक राजधानी कहाँ थी? तो सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिंजर। क्या हो जाएगा? कालिंजर। 25 नंबर क्वेश्चन, खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक द्वारा करवाया गया था? किस शासक द्वारा करवाया गया था? खजुराहो खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण, मतलब ज्यादा से ज्यादा मंदिरों का निर्माण शायद 38 हुआ था कि 48, ऐसा ही कुछ मंदिर है। तो शायद 38 होना चाहिए, 38। हाँ, शायद 38 पढ़े हुए थे। तो खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण, तो 30 प्लस समझिए ना, 30 प्लस मंदिर का निर्माण किए थे चंदेल शासक द्वारा। तो किसने करवाया था? चंदेल शासक द्वारा करवाया गया था निर्माण, किस चंदेल शासक? तो किस चंदेल शासक द्वारा? तो धंगदेव। यानी आप आपको दिया रहेगा धंग, इसमें हम पूरा मतलब इसका पूरा नाम दे दिए धंगदेव। ठीक है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, धंगदेव नहीं देगा आपको, आपको सिर्फ देगा धंग। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? मतलब जो वंश था, कौन सा वंश था? सेन वंश जो था, उसका प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजय सेन। विजय सेन ही सेन वंश का सबसे प्रथम स्वतंत्र शासक था। 27 नंबर क्वेश्चन, किस सेन शासक ने अपने नाम पर एक संवत चलाया चलाया था? तो किसने, किसके नाम पर? तो किस सेन शासक ने अपने नाम पर, सॉरी, अपने नाम पर किस शासक ने अपने नाम पर एक संवत चलाया, चालू किया? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मण सेन। 28 नंबर क्वेश्चन, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक किसे माना जाता है? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण सेन को। ठीक है, लक्ष्मण सेन को ही बंगाल का अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक माना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन, श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है जयदेव ने। जयदेव ने ही प्रधान ग्रंथ यानी गीत गोविंद की रचना किए थे श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ में। 30 नंबर क्वेश्चन, आर्य सप्तशती की रचना किसने की थी? जो आर्य सप्तशती थी उसकी रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवर्धन। क्या हो जाएगा? गोवर्धन। गोवर्धन ही आर्य सप्तशती की रचना की। 31 नंबर क्वेश्चन, जयदेव, धोई, गोवर्धन व यानी गोवर्धन और हल्लायुद्ध किस शासक के दरबार में रहते थे? ये जो मतलब जो नाम दिया हुआ है वो, ये सब चारों किसके दरबार में रहते थे? चारों हो जाएगा जयदेव, धोई, गोवर्धन और हल्लायुद्ध, ये चारों किनके दरबार में रहते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव, धोई, गोवर्धन और हल्लायुद्ध रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करें कि आबू पर्वत यानी आबू पर्वत जो है वह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, याद कर लीजिएगा कि आबू पर्वत अगर कोई पूछ देगा भूगोल भूगोल में, तो आबू पर्वत कहाँ स्थित है? आबू आप बताइएगा कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, लेकिन इतिहास हम पढ़ा रहे हैं, भूगोल में आप अगर कहीं कोई पूछ देगा तो आप बता दीजिएगा राजस्थान में स्थित है। चलिए इतिहास की ओर चलते हैं, मतलब इतिहास के बारे में चलते हैं कि आबू पर्वत जो है राजस्थान में, पर वह दिलवारा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? जो दिलवारा का जैन मंदिर था वो किसने बनवाया था?
राजस्थान आबू पर्वत पर मंदिर, जैन मंदिर किसने बनवाया था? दिलवारा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिमल शाह। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, क्या करा कि किस सोलंकी शासक ने राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर, जो एक माउंट आबू पर्वत है, एक मंडप बनाकर अपने शांतों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां स्थापित की थी। मतलब उसके जो पूर्वजों थे, उसके गजारोही मतलब उसके मूर्तियां का डिजाइन मतलब स्थापित की थी। तो किसने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज ने। इसी ने सोलंकी शासक राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां स्थापित की, जयसिंह सिद्धराज जी ने। 34 नंबर क्वेश्चन, सोलंकी वंश का सबसे योग्य और प्रतापी शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज ने। किस वंश का? तो सोलंकी वंश का सबसे योग्य और प्रतापी शासक था जयसिंह सिद्धराज। 35 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर के लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो किस वंश का अंतिम शासक था? जय सिंह। इसका सही उत्तर जाएगा जय सिंह। तो कश्मीर के लोहार वंश का अंतिम शासक था जय सिंह। 36 नंबर क्वेश्चन, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? मतलब जो गुजरात का जो आदमी था, उसका अंतिम हिंदू शासक कौन था? उनमें से अंतिम हिंदू शासक कौन था? कोई पूछ देगा आपको कि गुजरात का जो हिंदू शासक था, उसका अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है कर्ण द्वितीय। 37 नंबर क्वेश्चन, उड़ीसा के किस शासक ने पुरी जिले में समुद्र 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 तट पर स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? समुद्र तट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर। तो इसका सही उत्तर है नरसिंह प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ? समुद्र तट पर, पुरी जिले में। उड़ीसा के जो एक पुरी जिले है, उसी में समुद्र तट पर के निकट कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करा था। 38 नंबर क्वेश्चन, होयसल वंश का वास्तविक संस्थापक और पहला स्वतंत्र शासक कौन था? होयसल वंश का वास्तविक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णुवर्धन ही वास्तविक संस्थापक और पहला स्वतंत्र शासक था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, क्या कर रहा है कि कौन होयसल शासक महान विद्या प्रेमी तथा कला का संरक्षक था? महान विद्या प्रेमी तथा कला का संरक्षक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह द्वितीय। 40 नंबर क्वेश्चन, किस होयसल शासक ने सर्वप्रथम होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्रम में स्थानांतरित की थी? कौन ने किस में स्थानांतरित की थी? द्वार समुद्र में। तो किसने? तो विष्णुवर्धन ने। तो इसका सही उत्तर देगा विष्णुवर्धन ने सर्वप्रथम होयसल राज्य की राजधानी इसमें स्थानांतरित की, द्वार समुद्र में। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी मतलब सबसे जाने वाला राजा कौन था? अधिक जानने वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। चलिए, महाराणा प्रताप किस ईस्वी में तथा कहाँ हुए युद्ध में पराजित हुए? तो महाराणा प्रताप किस ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1576 ईस्वी में। और यह युद्ध में पराजित हुए। तो युद्ध में पराजित मतलब हार गए, तो हल्दी घाटी के युद्ध में। ठीक है, 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप जी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप तथा मुगल सम्राट
अकबर के किस सेनापति के बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मान सिंह, यानी मान सिंह ही हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप तथा मुगल सम्राट अकबर के सेनापति के बीच हुआ था। इसी दोनों के बीच हल्दी घाटी के युद्ध में। और मान सिंह जो था वह मुगल सम्राट के अकबर था, और ये हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या करा। मेवाड़ के सिसोदिया वंशी किस राजा ने अपने विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? एक विजय स्तंभ करवाया था और एक कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा कुंभा का, यानी एक विजय स्तंभ का और एक कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा। किस राजा ने अपने विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में, तो यही राणा कुंभा जी थे, वही सिसोदिया वंशी के, इसी ने विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया। 45 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनानी में। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले यूनानी में ही इंडिया का प्रयोग शब्द का प्रयोग हुआ। किस भाषा में किया गया था? यूनानी में। यूनानी भाषा में इनका इंडिया बोला गया सबसे पहले। दोस्तों लास्ट तक आराम से देखिएगा, और अभी क्वेश्चन 4 और बाकी है, 4-5 और बाकी है, तो देखिए उसके बाद अंत करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालूं आपको अपडेट हमेशा मिलते रहेगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 46 नंबर क्वेश्चन, बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ किस काल में हुआ था? मतलब जो बाल विवाह था, मतलब जो बचपन में ब्याह करवाते था 18 साल से पहले, तो वो बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में, ठीक है। बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ हुआ मतलब शुरुआत हुआ किस काल में? तो गुप्त काल में। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता, पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता किन्हें माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है द्रविड़ों को। किसको? द्रविड़ों को ही पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता कहा गया है, माना जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन, शून्य के जो सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? इसका सही उत्तर है नागार्जुन ने शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और बौद्ध दार्शनिक ने किया। कौन बौद्ध दार्शनिक? नागार्जुन ने। 49 नंबर क्वेश्चन, भागवत धर्म का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है महाभारत के उपाख्यान से। महाभारत के उपाख्यान से ही भगवत धर्म का प्रारंभ शुरुआत से माना जाता है। 50 नंबर। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भागवत धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत कहाँ मिलते हैं? भागवत धर्म के प्रारंभ मतलब शुरुआती सिद्धांत कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर है गीता में मिलते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप शेयर और लाइक ज़रूर करते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए दोस्त, बाय बाय, जय हिंद।